वेलकम टू स्टडी की 97। आज हम लोग भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके 3 अंग होते हैं, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा तथा तीसरा लोकसभा। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनेगा। हम लोग पिछले वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग राज्यसभा तथा लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग राज्यसभा से शुरू करते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन, अस्थाई सदन तथा राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होंगे, जिसमें अधिकतम 238 सदस्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें 233 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चयनित सदस्य तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में कहा गया है और अनुच्छेद 80 के 3 में राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के बारे में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करेंगे। अब हम लोग राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो, किसी लाभ के पद पे न हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ये सब योग्यता राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए चाहिए। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जिसका विघटन नहीं होता। इसमें प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं तथा उसके स्थान पर 1/3 सदस्य शामिल होते हैं। चूँकि राज्यसभा अस्थाई सदन है, इसलिए प्रत्येक 2 वर्ष में जितना सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं उतना ही सदस्य फिर से निर्वाचित भी होते हैं। इसलिए राज्यसभा अस्थाई सदन है और ये विघटित कभी नहीं होता। तो आइए अब राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। चूँकि राज्यसभा सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, इसीलिए ये कहा जाता है कि राज्यसभा संसद में आकर राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में क्या अंतर है। तो अप्रत्यक्ष वो होता है जब किसी प्रतिनिधि का चयन जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, तब वो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। और प्रत्यक्ष चुनाव में जब जनता डायरेक्ट प्रतिनिधियों का चयन करे तो उसे ही प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। राज्यसभा सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राज्यसभा सदस्य के लिए। अब हम लोग राज्यसभा के कुछ विशेष शक्तियाँ के बारे में पढ़ते हैं जो केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है, जिसमें पहला है अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दी जाती है, तब 1 वर्ष के लिए संसद को यह अधिकार मिल जाता है। मतलब सामान्यतः राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, लेकिन जब राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दी जाती है, तो राज्य सूची पर 1 वर्ष के लिए संसद कानून बनाएगी।
और दूसरा, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा संकल्प पास करके किसी अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। मतलब राज्यसभा चाहे तो संकल्प पास करके आईपीएस, आईएएस, आईएफएस ये सब का सृजन कर सकती है। तो आइए अब राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। ये हम लोग उपराष्ट्रपति वाले वीडियो में पढ़े हैं। राज्यसभा के सदस्यों में से ही राज्यसभा का उपसभापति चुना जाता है। मतलब राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं, जबकि राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को चुना जाता है। तीसरा पॉइंट है, राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही इसमें कोई संशोधन कर सकती है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। जब लोकसभा धन विधेयक को पारित करके राज्यसभा के लिए भेजती है तो इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। यदि इस समय में राज्यसभा विधेयक वापस नहीं करता है तो ये विधेयक पारित समझा जाएगा। मतलब राज्यसभा को कहा जाता है कि आप इस विधेयक को 14 दिनों के भीतर ही पारित करके भेज दें। यदि राज्यसभा वो विधेयक को, धन विधेयक को पारित करके 14 दिन के भीतर नहीं भेजते हैं तो ये अपने आप ही लोकसभा द्वारा पारित समझा जाता है। तो इसी के साथ हम लोगों का राज्यसभा का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग अभी लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन तथा जनता का सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का संरचना का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का संरचना का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 79 में संसद का संरचना के बारे में उल्लेख किया गया है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होंगे, जिसमें 530 विभिन्न राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से एवं 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 2 राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं। मतलब लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 552 है, जबकि वर्तमान में चुनाव 545 पर ही होती है। वो इसलिए क्योंकि 530 सदस्य हम लोगों को राज्यों से चाहिए, वो अभी भी 530 सदस्य ही आते हैं राज्य से। 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं तो वो 2 अभी भी राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश से हम लोगों को 20 सदस्य भेजना होता है, जो कि वर्तमान में हम लोग 13 सदस्य ही भेज पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि 7 सदस्य पीओके से, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से 7 सदस्य आना चाहिए, लेकिन ये क्षेत्रफल पाकिस्तान के अधिकृत है, इसीलिए ये 7 सदस्य इसमें कम आते हैं लोकसभा में। और ये लोकसभा में सदस्य का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया है और ये 1971 की जनगणना के अनुसार ही किया गया है, जो कि 2026 तक यथावत रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अनुच्छेद 331 में कहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, जबकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करते हैं। एंग्लो इंडियन मतलब वैसा व्यक्ति
जिनके पूर्वज अंग्रेज थे लेकिन अब वो व्यक्ति भारतीय है, जैसे उनके पिता, दादाजी या कोई भी उनके पूर्वज अंग्रेज रहे होंगे कभी और अभी वो सब भारतीय हो गए होंगे। अब है योग्यता। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वह पागल व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यही लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। आइए अब हम लोग लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे होता है, कैसे लोकसभा सदस्य बनते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप का मतलब कि जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं। इनके लिए गुप्त मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष के आधार पर होता है। मतलब 18 वर्ष की आयु और इससे अधिक आयु की व्यक्ति मतदान करते हैं लोकसभा सदस्य के लिए। और इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति अपनाई जाती है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 5 व्यक्ति चुनाव में खड़े हैं। यदि किसी को 10 वोट आया, किसी को 20 वोट आया, किसी को 30 वोट, किसी को 40 वोट, तो जो ये 40 वोट लाया वही विजय होगा, वही लोकसभा सदस्य चुने जाएंगे। अब आगे है अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। मतलब 330 में ये कहा गया है कि लोकसभा में 84 सदस्य अनुसूचित जाति से निर्वाचित होंगे और 47 सदस्य अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित होंगे। अब हम लोग लोकसभा के कार्यकाल के बारे में देखते हैं। तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पहले भी प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। मतलब 5 वर्ष के पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। आइए हम लोग अब लोकसभा की शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सरकार के बहुमत का परीक्षण केवल लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा में बहुमत का परीक्षण नहीं होता है। केवल लोकसभा में ही सरकार के बहुमत साबित करना होता है कि बहुमत साबित कीजिए तब आप सरकार में रहिएगा। तो ये सिर्फ लोकसभा में ही बहुमत साबित होते हैं। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। हम लोग अभी राज्यसभा में देखे हैं कि धन विधेयक के रूप में राज्यसभा को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकता है, वो भी लोकसभा के ऊपर है कि वो माने या न माने। अब हम लोग लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकसभा अपनी प्रथम बैठक के बाद यथाशीघ्र लोकसभा के सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता केवल लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा का जब संयुक्त बैठक होती है तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष ही उसका अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। मतलब लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं, जबकि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष केवल सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि वो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। अभी हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग संसद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, जिसमें पहला है प्रोटेम स्पीकर। तो लोकसभा चुनाव के पश्चात प्रथम बैठक में लोकसभा के सबसे अनुभवी एवं वरिष्ठतम
सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। इसमें केवल वो अनुभवी और केवल वरिष्ठ सदस्य भी हो सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य सभी सदस्यों का शपथ दिलवाना होता है। जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का पद खाली हो जाता है। अब हम लोग कोरम या गणपूर्ति क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो संसद की बैठक के लिए गणपूर्ति 1/10 है तथा विपक्षी दल प्राप्त करने के लिए कुल निर्वाचित सदस्य का 1/10 होना चाहिए। मतलब संसद की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य होना चाहिए, कुल सदस्य का 10वां भाग होना चाहिए, तभी संसद का कार्यवाही चलेगा। और विपक्षी दल प्राप्त करने के लिए कुल निर्वाचित सदस्य का 1/10 होना चाहिए, तब विपक्षी दल माना जाएगा। अब हम लोग विरोधी दल के नेता के बारे में देखते हैं। तो संसद में सबसे बड़े विपक्षी दल जिसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या सदन की कुल संख्या के 1/10 से अधिक हो तो उसे मुख्य विपक्षी दल कहा जाता है तथा इसके नेता को विरोधी दल का नेता कहा जाता है या नेता प्रतिपक्ष भी कहा जाता है। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, माने और कैबिनेट मंत्री की तरह सारी सुविधाएं उसे दिया जाता है। अब हम लोग संसद के सत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो संसद के 2 सत्रों के बीच समानतः, ये समानता नहीं लिखा हुआ है, सॉरी, समानतः लिखा हुआ है, समानतः अधिकतम 6 महीना का अंतराल हो सकता है। मतलब 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीना का अंतराल हो सकता है संसद के 2 सत्रों के बीच। अगला है कि भारत में एक वर्ष में संसद के 3 सत्र आयोजित होते हैं। जैसे पहला सत्र है बजट सत्र, ये फरवरी से मार्च के बीच आता है। दूसरा है मानसून सत्र, ये जुलाई से अगस्त के बीच आता है। तीसरा है शीतकालीन सत्र, ये नवंबर से दिसंबर के बीच आता है। तो इसी के साथ संसद का ये सेशन समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।